क्योंकि एक वो दुनिया का वाहद एक 7 स्टार होटल था जो कि एक प्राइवेट आइलैंड के ऊपर बना हुआ था। रेगिस्तान के ऊपर इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई, उमर्स थे कि एंड ऑफ 2022 जो है ना मार्केट क्रैश कर जाएगी। पॉइंट था जिसने पूरे वर्ल्ड की जो टूरिज्म इंडस्ट्री थी उसको दुबई की तरफ अट्रैक्ट किया। रियल एस्टेट मार्केट क्रैश करती है, दुबई की इकोनॉमी पे कोई फ़र्क आएगा? पाकिस्तानियों के पास इस वक्त 19 अरब डॉलर की इनकम है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। वेलकम टू एनआर रियल्टर। मैं हूं मुनीब राव और आज हमारे साथ मौजूद हैं नबील राना, CEO ऑफ एनआर रियल्टर। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे दुबई के बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक बने रहें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम मुनीब, मैं ठीक, आप सुनाएंगे? अल्लाह का शुक्र सर, माशाल्लाह ड्रेसिंग भी आपने तो आज दुबई वाली की हुई है, शेखों वाली की हुई है। बस यार आपने, क्योंकि टॉपिक दुबई का है तो इसी वजह से मैंने कहा उनका जो कल्चरल ड्रेस है उसको फॉलो करते हुए आज जो है वो व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो आप बताएं कि क्या जर्नी कैसी रही आपकी ट्रिप? यार ट्रिप बड़ा अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि दुबई के ऊपर हम लोग ऑलमोस्ट सितंबर में मैंने ट्रैवल किया। सितंबर से 4-5 माह पहले ही उसके ऊपर हम लोग रिसर्च अपनी R&D कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स के कंसर्न्स थे, क्वेश्चंस थे। तो वो R&D करने के बाद जो बेसिकली ट्रिप का पर्पस था वो ये था कि एक्चुअल जाकर हम वो साइट्स क्लाइंट्स को दिखाएं और वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चीज़ें हैं, वो फिज़िकली जाकर जो है हम वहाँ पर देखें। ओके, तो सच्ची बताइएगा, ये क्लाइंट के लिए गए थे या एवं ऐशियाँ और घूमने फिरने गए थे? यार घूमना फिरना तो फिर सारी बात होता ही है, अपने खर्चे पे जो गया था। तो लेकिन नहीं, क्लाइंट्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जो है वो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट की हैं। हमारे चैनल के ऊपर DC सीरीज़ से क्लाइंट्स को आइडिया हो सकता है। फिर दुबई फैक्ट सीरीज़ जो है, जो 2 सीरीज़ हमारी चल रही हैं, तो उससे बहुत ही क्लाइंट तक जो है ना वो इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो बेसिकली गई हैं। क्योंकि NR का जो बेसिकली मेन पर्पज़ है वो किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसके प्रॉपर R&D है। अब उस R&D में हम लोग सिर्फ ये नहीं क्लाइंट को कहते कि आए अपना पैसा दें और इन्वेस्ट कर दें। जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है उसको कम से कम खुद भी पता होना चाहिए कि वो मार्केट कैसी है और वहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट बनती है या नहीं बनती है, और मैं जहाँ पर पैसा लगा रहा हूँ और मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी सिक्योर है। बिल्कुल ऐसे है। तो आपको कैसा लगा उधर जाके, और आप क्या कहना चाहेंगे दुबई की रियल एस्टेट मार्केट के बारे में? यार दुबई की रियल एस्टेट मार्केट फ्रैंकली बताऊँ ना तो टोटली डिफरेंट है पाकिस्तान से। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट और फैक्टर है ना, जो कि हर इन्वेस्टर कहीं कंट्री में, पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई भी बंदा हो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है ना, उसका सबसे पहला जो गोल और जो उसकी इनसिक्योरिटी होती है ना वो ये होती है कि मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे। और दुबई के अंदर सबसे जो मेन फैक्टर है वो आपकी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी है। अब दुबई क्योंकि ऑलरेडी क्लेम कर रहा है कि सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, तो जिस तरह वो ह्यूमंस के लिए सेफेस्ट सिटी है, इसी तरह इन्वेस्टमेंट के लिए भी वो सेफेस्ट सिटी है। आजकल तो मतलब जिसको कोई काम नहीं मिलता वो कहता है रियल एस्टेट में बहुत पैसा है, इसमें घुस जाते हैं, प्लाट ढूंढते हैं और जी बस लगाते हैं। तो ये पाकिस्तान का आपको मैं बता रहा हूँ, आपने बताया कि दुबई की तो माशाल्लाह से मतलब गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इस चीज़ में, लॉज। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो जिस तरह से पाकिस्तान में ये सिचुएशन चल रही है कि आजकल मतलब बहुत ज़्यादा ही रियल एस्टेट की मार्केट डाउनफॉल का शिकार है, तो क्या राइट टाइम है दुबई में इन्वेस्ट करने का इस वक्त रियल एस्टेट मार्केट में? मुनीब, इससे पहले ना हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। हम इससे पहले अपने व्यूअर्स को ये बताएंगे कि दुबई बेसिकली क्या था और आज कहाँ पर स्टैंड कर रहा है और दुबई फ्यूचर में क्या होगा। अगर हम 1820s की बात करें ना, तो 1820s में दुबई कुछ भी नहीं था। दुबई सिर्फ और सिर्फ एक गांव था, मछुआरे का गांव था। और 1850 के अंदर जो शेख मखदूम थे उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो दुबई को एक सिटी डिक्लेयर किया था। उसके बाद जो है ना वो दुबई में चेंजेस आना शुरू हुई जब वो प्रॉपर एक सिटी बना। 1859 के अंदर शेख राशिद मखदूम जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम यूरोप का जब ट्रिप किया तो उनको जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बड़ा अट्रैक्ट किया। जब वो वहाँ से वापस आए 59 के अंदर, तो उन्होंने उसके बाद से दुबई को प्रॉपर एक यूरोपियन स्टाइल के ऊपर ना उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना शुरू कर दिया। फर्स्ट टाइम 1966 में जो है ना वो दुबई ने ऑयल एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया। तो वहाँ की जो ऑयल से जो इनकम जनरेट होती थी, दुबई उस सारी इनकम को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाता था। उस वक्त की अगर मैं बात करूं तो जो बाकी किंगडम थे वो दुबई को बड़ा क्रिटिसाइज़ करते थे कि ये उन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो अपनी इनकम वेस्ट कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें ना तो पूरा रेगिस्तान है या फिर आपके पास समुंदर है, 2 ही चीज़ें हैं। तो दुबई ने प्रूव करके दिखाया, प्रॉपर रेगिस्तान के ऊपर इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई, समुंदर के अंदर उन्होंने एक शहर के शहर आबाद किए। फर्स्ट टाइम जो दुबई ने अपनी एग्जैक्टली इनकम जनरेट करना शुरू की थी, वो उनका फर्स्ट जो डिसीजन था वो उनका पोर्ट का डिसीजन था।
1972 में दुबई ने जब पोर्ट राशिद को एक्सपेंड करना शुरू किया तो उससे जो भी इनकम जनरेट होती थी वो दुबई ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है ना वो लगाना शुरू की। और जब दुबई के अंदर बहुत से शिप्स आना शुरू हुए, वहाँ से एक अच्छी इनकम जनरेट होना शुरू हुई, तो उस वक्त दुबई ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। सो बेसिकली ये हमें एक साइन भी करता है कि जब आप किसी विजन को लेकर चलते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे बोल्ड स्टेप लेने पड़ते हैं जो वक्त के ऊपर आपको लग रहा होता है कि शायद ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं। जो इनकम जब एक्चुअल में दुबई का इनकम सोर्स बन रहा था पोर्ट्स उसके, तब उसने दुबई ने जो पोर्ट जबल अली है उसको फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया। यानी जब इनकम का अर्न करने का वक़्त था, उस वक़्त एक क्रूशल टाइम के ऊपर जब ऑलरेडी दुबई ग्रो कर रहा था, तो उन्होंने जो जबल अली पोर्ट है उसको फ्री जोन कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शिप्स जो है वो वहाँ पर आना शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया था उसको। इसके बाद जो सेकेंड डेवलपमेंट दुबई ने स्टार्ट की पोर्ट के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन होने के बाद भी दुबई के पास जो टूरिज़्म का गैप था ना, वो बेसिकली नहीं फिल हो रहा था। अब टूरिज़्म के गैप के लिए दुबई ने क्या किया कि जितनी भी वर्ल्ड के अंदर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स थी उनको एज़ इट इज़ उठाकर जो है ना वो दुबई के अंदर एक ह्यूज और मैसिव लेवल के ऊपर डिज़ाइन करना और बिल्ड करवाना शुरू कर दिया। सो अगर हम बात करें दुनिया के फर्स्ट जो 7 स्टार होटल था बुर्जुल अरब, जो कि एक प्रॉपर एक प्राइवेट आइलैंड के ऊपर दुबई ने बनाया था, वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट था जिसने पूरे वर्ल्ड की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री थी उसको दुबई की तरफ अट्रैक्ट किया, क्योंकि एक वो दुनिया का वाहद एक 7 स्टार होटल था जो कि एक प्राइवेट आइलैंड के ऊपर बना हुआ था। सो उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है, जो आपको इस वक्त हाई राइज बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, वो बेसिकली उसके बाद से दुबई ने हाई राइज बिल्डिंग कॉन्सेप्ट जो है ना वो शुरू कर दिया। अब इसको अगर देखा जाए ना तो आपको ना मोस्टली दुबई की जो बिल्डिंग्स है ना वो कॉपीड मिलेंगी। अब होता क्या था कि सिंगापुर की कोई बिल्डिंग है, यूरोप की कोई बिल्डिंग है, दुबई उन्हीं का आर्किटेक्ट उठा के उनको हायर करता था और उसको कहता था कि इससे मैसिव और इससे डबल लेवल के ऊपर मुझे यही सेम बिल्डिंग जो है ना वो चाहिए। सो इस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हाई राइज का कॉन्सेप्ट है ना वो दुबई के अंदर इन होता गया, जिसकी वजह से आपको होटल इंडस्ट्री, उनकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज जो है ना वो बड़ा ग्रो करना शुरू कर दिया उन्होंने। सो अब आप ये देखो ना कि कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एक इंडस्ट्री के ऊपर रिलाय नहीं कर रहा इस वक्त दुबई। उसके साथ साथ जब ये सारे एलिमेंट्स से दुबई अर्न कर रहा था, तभी अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा कि हमारा जो PIA सेक्टर है वो बहुत बूम में था एक वक्त में। पूरी मतलब जितनी भी फ़्लाइट्स थी, अगर हम अपने इस रीजन की बात करें तो इसमें PIA जो था वो बड़ा टॉप पे जा रहा था। उस वक्त दुबई ने एक अपनी प्राइवेट जो है वो एयरलाइन लॉन्च की, जिसको एमिरेट्स एयरलाइन हम लोग कहते हैं। आज देखें कि वो पूरे वर्ल्ड की टॉप ऑफ द लाइन एयरलाइंस जो है वो डिक्लेयर्ड हो चुकी हुई है। सो मल्टीपल पर्पसेस और मल्टीपल जो इनकम सोर्सेज है ना वो दुबई के पास हैं। सो इस वजह से दुबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और दुबई में जो इन्वेस्टमेंट है ना वो किसी एक सोर्स से आ नहीं रही है। अगर हम अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंगली और रिसर्च के अकॉर्डिंगली बताएं ना तो ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। राइट टाइम इस वजह से भी है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इस वक्त दुबई के अंदर आ रही हैं। दुबई बेसिकली एक्सपैंड हो रहा है। दुबई अपनी जो टेरिटरी है उसको बेसिकली एक्सपैंड करता जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली जब पॉपुलेशन कहीं पे भी इंक्रीज़ होती है ना तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत आपको पड़ती है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी ज़रूरत पड़ती है, ऑब्वियसली उसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्रो करती हैं। तो जब वो इंडस्ट्रीज़ ग्रो करती हैं तो उनका सारा का सारा इम्पैक्ट जो है ना वो आपके रियल स्टेट और इम्पैक्ट जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर पड़ता है। सो इस वक्त प्रॉपर राइट टाइम है दुबई में इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है। अच्छा, अगर कोई हमारी इस पॉडकास्ट को देख के कोई क्लाइंट इन्वेस्ट करता है दुबई में, और अगर इन केस दुबई की रियल एस्टेट मार्केट क्रैश करती है, दुबई की इकोनॉमी पे कोई फ़र्क आएगा? दुबई की जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि कहीं पे भी रियल एस्टेट मार्केट जो है ना वो स्टेबल नहीं रहती है। वो हमेशा एक वक्त आता है कि क्रैश करती है। अगर मैं दुबई का बिफोर कोविड बताऊं तो कोई रियल एस्टेट मार्केट इतनी अच्छी नहीं थी, और कोविड के बाद भी 2-3 ईयर्स जो है ना वो रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री थी वो काफ़ी जो है डिप्रेशन में थी। अब उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको टाइम लगा उस इंडस्ट्री को बूम करने में, बूम आने में। सो अगर मैं बात करूं 2022 की, जो 2022 का बूम था उसमें भी ये बड़े रूमर्स थे कि एंड ऑफ 2022 जो है ना मार्केट क्रैश कर जाएगी। सो अब एंड ऑफ 23 आ चुका हुआ है। सो इतना बूम जो है ना वो ऑलरेडी प्रॉपर्टी में आ चुका हुआ है, और आने वाले वक्त के अंदर भी फ्लक्चुएशंस तो ज़रूर हो सकती हैं लेकिन मार्केट क्रैश नहीं करेगी। मैंने आपको सबसे मेजर रीज़न बताई है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस आ रही हैं और वहाँ पर इस वक्त ज़रूरत बन चुकी हुई है न्यू हाउसेस की, न्यू अपार्टमेंट बिल्डिंग्स की, न्यू एरियाज़ को डेवलप करने की इस वक्त ज़रूरत बन चुकी हुई है वहाँ पर। अगर कोई हमारा क्लाइंट इन्वेस्ट करना चाहता है दुबई में,
पाकिस्तान से दुबई में, तो उसको कितने PKR इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है कि वो दुबई में इन्वेस्ट कर सके? या मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था ना कि पाकिस्तान से ना दुबई की जो मार्केट है ना वो टोटली डिफरेंट मार्केट है। तो इसका ना बेसिकली एनालिसिस इस कोई अमाउंट्स के साथ नहीं लगाया जा सकता। वहाँ पर सारे प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, वहाँ पर किसी भी एरिया के अंदर जो प्रोजेक्ट बन रहा है ना वो अच्छा है, डेवलपर भी अच्छा, आपको चीज़ भी मिलती है। वहाँ पर मोस्टली पोस्ट पोजेशंस हैं। अगर 5 ईयर का पेमेंट प्लान है तो आपको 3 ईयर में पोजेशन मिल जाता है। रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो आप साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और साथ साथ उसकी इंस्टॉलमेंट्स देते हैं। सो बेसिकली जो मेजर एलिमेंट है ना वो एरिया वाइज वेरी कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, फिर भी मैं आपको एक आइडिया रफली दे देता हूँ कि पाकिस्तानी आपके पास मिनिमम जो है वो डाउन पेमेंट के लिए अराउंड कोई 80 लाख से लेके 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 30 तक का बजट होना चाहिए। और अगर हम फुल यूनिट की बात करें, फुल प्राइस की बात करें, तो अराउंड कोई 5 से 6 करोड़ के राउंड अबाउट जो है ना वो आपका मिनिमम बजट जो है वो फॉल करता है। इससे कुछ लोएस्ट प्रॉपर्टीज़ भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैंने आपको बताया वो एरिया वाइज वेरी कर रही हैं। जाहिर बात है जितनी आप लो प्रॉपर्टी बाय करेंगे उतना ही उसका रेंटल गेन और रीसेल वैल्यू उसकी डाउन होगी। सो मिनिमम अराउंड 1 करोड़ जो है ना वो आपके पास अमाउंट होनी चाहिए। तो नबील भाई, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान से लोग इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं दुबई में? यार अभी 2 दिन पहले की जो आपको मंसूर अली ख़ान उन्होंने अपने जो पॉडकास्ट के अंदर एक एनालिसिस डिक्लेयर किया था कि पाकिस्तानियों के पास इस वक्त 19 अरब डॉलर की इनकम है और उसका जो हाफ है यानी अराउंड आपकी 10 अरब डॉलर जो है ना वो दुबई में इन्वेस्ट की गई है। सो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी मैसिवली और कितनी रैपिडली जो है ना वो दुबई के अंदर हमारे इन्वेस्टमेंट जा रही है पाकिस्तान से। सो थैंक यू सो मच नबील भाई, दुबई के बारे में बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे क्लाइंट्स को देने के लिए। सो व्यूअर्स, अगर आप भी पाकिस्तान में बैठ के दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज ही एनआर रियल्टर से रब्ता करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।